तो कहानी की शुरुआत होती है फ्लोरिडा सिटी के सी साइड से, जहां कुछ दोस्तों का एक ग्रुप सी ट्रिप पर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। इसी ग्रुप में हम ग्रेग को देखते हैं, तारीफ करवाती है जो आज उनके साथ आई थी। साथ ही सैली ग्रेग को बताती है कि हेलन भी आज इन सबके साथ सी ट्रिप पर जाने वाली है, जिस पर ग्रेग सैली से कहता है कि ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा क्योंकि जेस अभी तक यहाँ नहीं पहुंची। इसके बाद हम जेस को देखते हैं जो कि उसी सिटी में अपने बेटे टॉमी के साथ रह रही होती है। जेस एक सिंगल माँ होती है और अकेले ही टॉमी को संभालती है क्योंकि टॉमी ऑटिज्म नामी एक डिसऑर्डर का शिकार होता है, जिसमें इंसान बिल्कुल भी लोगों से मेल जोल नहीं करता और हर वक्त डरा हुआ रहता है। और टॉमी की इसी हालत के बायस जेस डिप्रेशन में रहने लगी थी और जरा सी बात पर अपना सारा गुस्सा टॉमी पर निकाल दिया करती थी। इस दिन भी टॉमी अचानक किसी को देखकर बहुत डर जाता है, जिससे टॉमी के पास रखा पेंट नीचे जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर जेस फिर से टॉमी पर गुस्सा करती है और पेंट साफ करने लगती है। तभी जेस को डोरबेल की आवाज सुनाई देती है और वो घर से बाहर चली जाती है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं होता और ये देखकर जेस वापस घर के अंदर आ जाती है। फिर वो एक बड़े से ब्रीफकेस में कुछ सामान रखने लगती है। तभी जेस की नजर फ्रिज पर पड़ती है और इसे याद आता है कि आज उसे अपने ये सुनकर ग्रेग थोड़ा परेशान हो जाता है कि इसी वक्त ग्रेग को ट्रांसमीटर से किसी लड़की की आवाज सुनाई देने लगती है जो उससे मदद मांग रही होती है। वो लड़की ग्रेग से कहती है कि वो मार देगी, इसलिए जल्दी उसे बचा लिया जाए। इस पर ग्रेग इस लड़की से पूछता है कि वो कौन है और कहां से बात कर रही है, लेकिन इसी वक्त ट्रांसमीटर की लाइन कट जाती है और समुद्री तूफान तेजी से बोट की तरफ आने लगता है। देखते ही देखते बोट तूफान की जद में आकर पूरी तरह उलट जाती है। इसी लम्हे बोट पर मौजूद सब लोग समंदर में जा गिरते हैं और अपनी जान बचाने के लिए तेजी से हाथ पांव मारने लगते हैं। कुछ ही देर में तूफान टल जाता है, लेकिन बोट मुकम्मल तौर पर तबाह होकर वो अलट चुकी होती है। तभी बच जाने वाले लोग तेजी से इस उल्टी हुई बोट पर आ जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि उनके साथ ट्रिप पर आई हेलन गायब हो गई है, यानी वो उस तूफान में मार दी गई थी। हेलन को गायब देखकर सैली बुरी तरह रोने लगती है, जिस पर डाउनी सैली को समझाते हुए कहता है कि हमने अभी तक हेलन की लाश नहीं देखी, क्या पता वो अभी भी जिंदा हो। इसके बाद सब बचे हुए लोग समंदर के बीचों बीच मदद का इंतजार करने लगते हैं कि इसी वक्त जेस की नजर दूर से आती एक बहुत बड़ी शिप पर पड़ती है। वेक्टर और बाकी लोग भी शिप को करीब आता देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और तेजी से मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। जल्द ही वो शिप उनकी नजदीक आ जाती है, करीब आ जाती है। इस शिप का नाम एवलस होता है कि तभी उन्हें शिप के डेक पर खड़ा एक इंसान नजर आता है, लेकिन धूप की वजह से वो उसका चेहरा साफ तौर पर नहीं देख पाते। और जैसे ही शिप बोट के करीब आती है, सब लोग जल्दी से शिप पर चढ़ जाते हैं और जिंदा बच जाने पर खुश होने लगते हैं। लेकिन जेस शिप पर आते ही परेशान हो जाती है, जबकि विक्टर शिप के अमले के अरकान को ढूंढने लगता है, लेकिन उन्हें शिप पर अपने अलावा कोई भी नजर नहीं आता। लेकिन उन्हें वहां भी वो इंसान नहीं मिलता जिसे उन्होंने शिप पर आने से पहले डेक पर देखा था। कॉरिडोर में आने के बाद जेस ग्रेग से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ, लेकिन ग्रेग उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और जेस से कहता है कि पानी के सारे शिप देखने में एक जैसे होते हैं, इसलिए ज्यादा मत सोचो। तभी डाउनी और वेक्टर के नजर कॉरिडोर में लगी शिप की तस्वीर के नीचे लिखी हुई हिस्ट्री पर पड़ती है, जहां एक यूनानी असातीरी बादशाह का जिक्र किया गया होता है, जिसे देखकर सैली अपने दोस्तों को बताती है कि इस बादशाह का नाम सिसिफस था, जो अपने वक्त का एक जालिम और धोखेबाज बादशाह था। वो हमेशा खुदा के बनाए हुए उसूल तोड़ता था और अपनी गलतियों को मानने के बजाय वो उन्हें गलत तरीके से ठीक करता था। इसी वजह से उसके मरने के बाद खुदा ने उसे बहुत सख्त सजा दी थी। इस सजा के मुताबिक सिसिफस को एक भारी पत्थर पहाड़ की चोटी तक ले जाना पड़ता था, लेकिन जैसे ही वो पत्थर लेकर चोटी तक पहुंचता, वो पत्थर दोबारा नीचे गिर जाता था और इस तरह सिसिफस कभी भी इस पत्थर को चोटी तक नहीं ले जा सका और यही उसकी सजा थी। तभी अचानक विक्टर को कॉरिडोर में किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। विक्टर जब वहां जाकर देखता है तो उसे जमीन पर जेस गिरी हुई मिलती है, खेलती हैं जो वो घर से निकलते वक्त अपने साथ लाई थी, और इन चाबियों में टॉमी की तस्वीर भी होती है, जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि जेस तो अभी तक इस जगह से गुजरी भी नहीं थी, तो फिर चाबियां वहां कैसे गिरें। इसके बाद सब दोस्त कॉरिडोर से निकलकर डाइनिंग हॉल में आ जाते हैं, जहां बहुत ही ताजा खाना रखा होता है और हर चीज ऐसे सेट होती है जैसे अभी अभी कोई वहां से गया हो। तभी जेस की नजर अपनी हैंड वॉच पर पड़ती है। डाउनी उनका पीछा करते हुए थिएटर रूम तक पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ जेस भी सैली और डाउनी को ढूंढते हुए वापस डाइनिंग हॉल में आती है, जहां वो देखती है कि सारा ताजा खाना अब खराब हो चुका है। इसी वक्त वेक्टर भी काफी जख्मी हालत में डाइनिंग हॉल पहुंच जाता है और जैसे ही वेक्टर की नजर जेस पर पड़ती है, वो जेस पे हमला कर देता है। जेस अपनी हिफाजत के लिए वेक्टर के सर के जख्म पर वार करती है और वेक्टर वहीं मर जाता है। जेस को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब उसके हाथों कैसे हो गया कि तभी
बाहर से गोली चलने की आवाज आती है, जिसे सुनकर जेस फौरन उस आवाज का पीछा करते हुए थिएटर रूम तक पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि ग्रेग को किसी ने गोली मारकर मार दिया है। और जैसे ही जेस ग्रेग के पास जाने लगती है, सैली जेस पर हमला कर देती है। सैली जेस से पूछती है कि आखिर उसने ग्रेग को क्यों मारा है। जेस सैली से कहती है कि वो तो अभी अभी गोली की आवाज सुनकर यहाँ आई है, लेकिन सैली उसकी बात पर यकीन नहीं करती और कहती है कि ग्रेग ने मरने से पहले उन्हें बताया था कि तुमने ही उसे गन से शूट किया है। ये सुनकर जेस फौरन ग्रेग के पास जाती है और देखती है कि ग्रेग मर चुका है। जेस सैली और डाउनी को बहुत समझाती है कि उसने ग्रेग को नहीं मारा, लेकिन डाउनी और सैली जेस की बात का यकीन नहीं करते कि तभी अचानक सैली को एक गोली आकर लगती है और जेस देखती है कि ये सब करने वाला एक मास्क पहने हुआ आदमी है जो थिएटर रूम के ऊपर से उन्हें शूट कर रहा है। अगले ही लम्हे वो मास्क मैन डाउनी को भी शूट कर देता है। ये सब देखकर जेस फौरन अपनी जान बचाकर थिएटर से निकल जाती है और शिप के इंजन रूम में पहुंचकर एक चाकू उठा लेती है कि तभी वो मास्क मैन वहां आ जाता है, लेकिन तब तक जेस छुप चुकी होती है और मास्क मैन के वहां से जाते ही जेस फौरन शिप के डेक पर आती है, लेकिन वहां भी कोई नहीं होता कि इसी वक्त वो मास्क मैन अपनी गन से जेस पर पीछे से वार करता है। मास्क मैन से कहती है कि वो उसे जाने दे क्योंकि वो एक बच्चे की माँ है, लेकिन मास्क मैन जैसे उसकी कोई बात नहीं सुनता और अपनी गन से जेस पर फायर कर देता है। लेकिन खुशकिस्मती से जेस किसी तरह फायर से बच जाती है और फौरन वहां से भाग निकलती है, लेकिन मास्क मैन मुसलसल पीछे से जेस पर फायर करने लगता है, जिससे उसकी गन की सारी गोलियां खत्म हो जाती हैं। और इसी वक्त जेस को लिए कुल्हाड़ी मिलती है और जैसे ही मास्क मैन जेस के पास आता है, जेस मास्क मैन पर हमला करके उसे शिप कि तुम्हें इन सबको मारना होगा, ये सब खत्म हो सकता है लेकर देती है, जिससे मास्क मैन शिप से नीचे पानी में गिर जाता है और जेस को लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। अचानक जेस को पास के शिप रूम से मौसीकी की आवाज आती है और जब जेस रूम में जाकर देखती है तो वहां एक म्यूजिक प्लेयर चल रहा होता है। जेस इस प्लेयर को बंद करती है, लेकिन वो म्यूजिक प्लेयर फिर से ऑन हो जाता है। इसी वक्त जेस को शिप से दूर कुछ लोगों के चीखने की आवाज आती है, जिसे सुनकर जेस फौरन शिप के डेक पर आती है, जहां उसे समंदर में कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर जेस के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। जेस देखती है कि उसके सामने उसके दोस्त अपनी उल्टी हुई कश्ती पर खड़े उससे मदद मांग रहे हैं और एक और नई जेस भी उनके साथ है। ये मंजर देखकर जेस बुरी तरह डरकर वापस रूम में आ जाती है और इतने में जेस के दोस्त और जेस 2 भी शिप पर आ चुके होते हैं। यानी अब शिप पर 2 जेस एक साथ मौजूद होती हैं और यहाँ हम देखते हैं कि वक्त फिर वहीं से शुरू हो जाता है। जब जैस्वन थोड़ी देर पहले अपने दोस्तों के साथ शिप पर आई थी और ये देखकर जैस्वन अपने दोस्तों का पीछा करती है। जैस्वन देखती है कि उसके दोस्त फिर से कॉरिडोर से गुजरते हैं, जहां उन्हें सिसिफस की कहानी पता चलती है। यहीं डर के मारे जैस्वन की चीज गिर जाती है और जैस्वन वहां से भाग जाती है। फिर विक्टर को जैस्वन की चीज मिलती है, जिसे वो जेस 2 को दे देता है। उसके बाद फिर से सब दोस्त डाइनिंग हॉल में जाते हैं। तभी जेस वॉशरूम में जाती है, जहां उसे आईने पर खून से लिखा वही पैगाम नजर आता है, यानी थिएटर में जाओ, जिसे पढ़कर जेस 1 बाहर जाकर अपने दोस्तों को देखने लगती है और उसी वक्त जेस 2 की नजर जेस 1 पर पड़ती है, जिस पर जेस 1 बहुत डर जाती है और भागकर शिप के डेक पर आ जाती है। जेस को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। उसके सारे दोस्त और वो नई जेस कैसे दोबारा शिप पर वापस आ गए हैं कि तभी जेस की नजर समुद्र में तैरती एक लाश पर पड़ती है, जिसे सी गर्ल्स खा रही होती हैं। ये पढ़कर जेस पास पड़ा एक पेपर उठाकर वही बात इस पेपर पर लिखती है और जान जाती है कि ये राइटिंग जेस की ही है और इन सभी पेजेस पर इसी ने ये सब लिखा है। उसके बाद जेस को वहां पड़े कुछ कोट्स और गन्स भी नजर आती हैं और जेस उन गन्स में से एक गन उठा लेती है, जिस पर जेस के दिमाग में बुरे बुरे ख्यालात आने लगते हैं। इसी वक्त जेस की नजर वहां पड़े ढेरों लॉकेट्स पर पड़ती है और करीब से देखने पर जेस को पता चलता है कि वो सभी लॉकेट्स जेस के ही हैं, जिन पर टॉमी की तस्वीर भी लगी होती है। और इसी वक्त जेस का एक और लॉकेट भी वहीं गिर जाता है। ये सब देखकर जेस को क्लियर हो जाता है कि वो एक टाइम लूप में फंस चुकी है, एक ऐसा टाइम लूप जिसमें एक पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। चीजों को देखकर जेस जान जाती है कि वो पहले भी कई बार यहाँ आ चुकी है। अब जेस सोचने लगती है कि वो इस टाइम लूप को कैसे रोके और तभी जेस एक फैसला करती है। वो गन और कुछ गोलियां लेती है और अपने दोस्तों को बचाने के लिए बाहर निकलती है। जेस जान जाती है कि अगर इस टाइम लूप को तोड़ना है तो उसे अपने दोस्तों को मरने से पहले बचाना होगा, जिसके बाद वो सब मिलकर इस शिप से निकल जाएंगे। और यही सोचकर जेस गन लेकर डाइनिंग हॉल में आती है, जहां जख्मी वेक्टर भी आ चुका होता है कि तभी जेस 2 भी वहां आ जाती है और ये देखकर जेस 1 जेस 2 पर गन तान लेती है ताकि उसे मारकर अपने तमाम दोस्तों को बचा सके। लेकिन वो चाहकर भी जेस 2 को मार नहीं पाती और ये देखकर जेस 2 वहां से भाग जाती है। वेक्टर भी सच्चाई अपनी आंखों से देख लेता है, जिसके बाद जेस 1 वेक्टर के पास आकर उससे कहती है कि वो यहीं डाइनिंग हॉल में रुके। कुछ ही देर में वो उनके बाकी दोस्तों को लेकर यहाँ आएगी और उसके बाद वो जल्दी से इस शिप से निकल जाएंगे। इसके बाद जेस
वो थिएटर में आती है और देखती है कि ग्रेग पहले ही मर चुका है। ये देखकर जेस फौरन उस मास्क वाले आदमी पर अपनी गन से फायर करती है और सैली और डाउनी को वहां से निकाल लाती है। साथ ही जेस हॉल में चली जाती है, लेकिन तब तक वेक्टर वहां से गायब हो चुका होता है। जेस जमीन पर पड़े खून के निशानात का पीछा करती है और डेक पर पहुंच जाती है, लेकिन उसे वेक्टर कहीं नजर नहीं आता। तभी नीचे गोली चलने की आवाज आती है। ये डाउनी था जो किसी पर फायर कर रहा था। इसके बाद हम इस मास्क वाले आदमी को देखते हैं जो अचानक अपना मास्क उतार देता है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये मास्क मैन कोई और नहीं बल्कि खुद जेसी है। तब वो नई जेस सैली और डाउनी के सामने आती है और उन्हें अपने साथ एक कमरे में ले जाती है। इससे पहले कि डाउनी और सैली कुछ समझ पाते, वो जेस एक चाकू से डाउनी का गला काट देती है और सैली को भी जख्मी कर देती है। लेकिन सैली किसी तरह इस नई जेस से बचकर बाहर निकल आती है, जहां जेस उसे रोक कोशिश करती है, लेकिन सैली जेस से इतनी डल चुकी होती है कि वो खुद को बचाकर फौरन कंट्रोल रूम में आ जाती है और वहां पड़े ट्रांसमीटर से कोस्ट गार्ड से मदद मांगती है। इतने में जेस भी कंट्रोल रूम तक पहुंच जाती है, जिस पर सैली डर के मारे कंट्रोल रूम से निकल जाती है कि तभी अचानक ट्रांसमीटर पर ग्रेग की आवाज सुनती है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये वही वक्त होता है जब ग्रेग को ट्रांसमीटर पर एक लड़की की आवाज आई थी जो उनसे मदद मांग रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि थी और यही ट्रांसमीटर लाइन कट जाती है और जेस जल्दी से सैली के पीछे डेक तक आ जाती है, जहां का मंजर जेस को मुकम्मल तौर पर तोड़ कर रख देता है। जेस देखती है कि उसे नोच नोच कर खा रही हैं, मतलब इसकी दोस्त सैली पहले भी कई बार मर चुकी थी। ये देखकर जेस फौरन जिंदा बची सैली के पास जाती है और उससे कहती है कि इस बार वो सैली को बचा लेगी। कि तभी जेस को नीचे वाले डेक से किसी के लड़ने की आवाजें आती हैं और जेस जब वहां देखती है तो बुरी तरह चौंक जाती है, क्योंकि शिप के किनारे मास्क वाले और शिप पर आई नई जेस के दरमियान लड़ाई हो रही होती है। और अगले ही लम्हे जेस देखती है कि नई जेस ने मास्क वाली जेस को शिप पर ही मारकर उसकी लाश समंदर में फेंक दी है। और ऐसा होते ही उसके दोस्त फिर से एक नई जेस के साथ शिप के करीब आने लगते हैं और यही जेस को सारी बात साफ हो जाती है। जेस जान जाती है कि ये टाइम लूप कैसे काम करता है। असल में होता यह है कि जब भी एक नई जेस अपने दोस्तों के साथ शिप पर आती है तो शिप पर पहले से मौजूद मास्क वाली जेस नई वाली जेस के तमाम दोस्तों को मार डालती है। लेकिन जब आखिर में मास्क वाली जेस नई जेस को मारने जाती है तो नई जेस किसी तरह मास्क वाली जेस को ही मारकर समंदर में फेंक देती है, जिससे टाइम लूप फिर से शुरू हो जाता है और जेस कभी भी इस शिप से निकल ही नहीं पाती। लेकिन तभी जेस को एक बात याद आती है कि जब पहली बार उसने मास्क वाली जेस पर हमला किया था तो वो मरी नहीं थी बल्कि जिंदा ही समंदर में जा गिरी थी। मास्क वाली जेस नई जेस को ढूंढती हुई शिप के डेक तक आ जाती है, जहां नई जेस मास्क वाली जेस पर कुल्हाड़ी से वार करती है और मास्क वाली जेस समंदर में जा गिरती है। कुछ देर बाद जेस की आंख खुलती है और वो खुद को समंदर किनारे पड़ा हुआ देखती है। ये देखकर जेस की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता कि वो इस शिप से निकल चुकी है और टाइम लूप खत्म हो गया है। ये सोचकर जेस तेजी से भागकर अपने घर पहुंच जाती है और छुपकर खिड़की से अपने बेटे टॉमी को देखती है जो पेंटिंग कर रहा होता है। कि अचानक जेस की नजर सामने पड़ती है, जहां एक और जेस रूटीन का काम कर रही होती है, यानी टाइम लूप अब भी चल रहा था और जेस अपने माजी में आ चुकी थी और ये वक्त आज सुबह का ही था। तभी अचानक टॉमी की नजर खिड़की पर खड़ी पड़ती है और डर के मारे टॉमी से पैंट गिर जाता है। जेस पर सुबह वाली जेस टॉमी पर बहुत गुस्सा करती है। ये सब देखकर बाहर खड़ी जेस रोने लगती है कि वो कितनी बुरी माँ है जो अपने बच्चे के साथ ऐसा सलूक कर रही है। और तभी जेस एक फैसला करती है। जेस घर की डोरबेल बजाती है। जेस पर घर के अंदर वाली जेस बाहर आती है और इतने में जेस एक हथौड़ा लेकर घर वाली जेस के कमरे में जाकर उसे मार डालती है ताकि वो एक अच्छी माँ बनकर हमेशा के लिए टॉमी के साथ रह सके। कि तभी टॉमी वहां आकर ये सब देख लेता है। जेस पर जेस उसे गले लगाकर प्यार करती है और समझाती है। इस मूवी का इख्तिताम होता है। अगर आपको हमारी मूवीज पसंद आती हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।